हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है आपका मेरे इस सॉन्ग के ट्यूटोरियल में। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं ये वीडियो गेट के लिए बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली गेट एग्ज़ाम्स के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी होती है। तो मैं आपको एक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने लास्ट टाइम में जो कि मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ दिखाया था फॉर मेरे लेक्चर नंबर 1 में। ओके। उस कोचिंग में जैसे कि मैंने आपको इसको बताया था कि ये इस तरीके से वर्क करता है, हाउ इट्स रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर मटेरियल बिहेवियर फॉर अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके। नाउ अगर मैं आपको एक बताता हूँ कि व्हाट इज गेज लेन। गेज लेन का मीनिंग क्या होता है? व्हाइल अ स्पेसिमेन इज बीइंग टेस्टेड टू एन इंक्रीज फोर्सेस अ चेंज इन लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी। ओके। अगर मैंने एक स्पेसिमन को लगा दिया और उसका मैंने फोर्स लगा के उसका चेंज वॉल्यूम में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है। दैट चेंज ऑन लेंथ वेयर द ऑब्जर्व। ठीक है। जो चेंज इन लेंथ ऑब्जर्व होता है तो उसके पहले जो उसका टोटल लेंथ रहता है उसका लेंथ को रहता है हम गेज लेंथ बोलते हैं। ठीक है। तो गेज लेंथ अगर हमको निकालना है तो इस गेज लेंथ इज गिवन बाय 5.65 अंडर रूट ऑफ उसका पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट्स। ओके। तो इस तरीके से उसकी गेज लेंथ हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ अगर मैं बात करूँ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की। ठीक है। जैसे कि फॉर टॉल स्टील, फॉर ब्रिटल मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द चेंजेस 0.02 देर। हाँ यस। अगर टॉर्च स्टील के बारे में बात करूँ मैं, तो देर इज अ some standard amount of strain which is occurred at this point is a 0.2 percentage. Okay, which is 0.02 as a strain, so 0.2% as a stress उसका रहता है उस पॉइंट तक, इलास्टिक पॉइंट के मॉडुलस तक। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर डिस्कस सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके। पहली प्रॉपर्टी इलास्टिक मटेरियल। व्हाट डज इट मीन इलास्टिक मटेरियल? इलास्टिक मटेरियल का मीनिंग क्या होता है? अ मटेरियल विच रिगेन its original shape and size on removal of stresses is said to be elastic material. डेफिनेटली जो मटेरियल रिगेन करता है अपनी पोजीशन। ठीक है। मतलब जैसे कि अभी मैंने एक मटेरियल को खींचा। ठीक है। उसके बाद उस क्या करेंगे, अपनी पोजीशन रिगेन करेंगे, तो डेफिनेटली उसका क्या हो गया, देर इज सम चेंजेस। ठीक है। तो उस टाइप के पोर्शन को क्या, उस टाइप के मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। ओके। इलास्टिक मटेरियल इज नथिंग बट अ मटेरियल विच रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन रिमूवल ऑफ द स्ट्रेसेस इज सेड टू बी इलास्टिक मटेरियल। ओके। नाउ मैं अभी आपको दूसरा बताना जा रहा हूँ कि व्हाट इज माई प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल मतलब क्या होता है? अ मटेरियल विच कैन अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक मटेरियल। जैसे कि रबर है, मैंने खींचा खींचा खींचा, लेकिन रबर में क्या होता है, कुछ ब्रेकिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा ही जल्दी आते नहीं, लेकिन उसका क्या होता है, जो पोजीशन रहती है चेंजेस की वो ज़्यादा हो जाती है। दैट्स कॉल्ड एज अ प्लास्टिक मटेरियल। मतलब विदाउट टूटने के, जहाँ पे टूट नहीं रहा हो लेकिन उसका डिफॉर्मेशन हो गया। ओके। वो रिगेन नहीं कर रहा है पोजिशन, या फिर ऐसे ही बोल रहा है द मटेरियल विच कैन नॉट रिगेन इट्स पोजिशन एंड इट डिफॉर्म, दैट कॉल्ड एज अ प्लास्टिक मटेरियल। ओके। नाउ go for a ductile material. Next one, a material which can undergo considerable deformation without rupture is said to be ductile material. The major portion is deformed is plastic. Yeah, same thing. The material which can undergo the considerable deformation मतलब तो रहता है ही नहीं भाई, ये इतनी यहाँ तक डिफॉर्म करेगा, इतने लेवल उसका, इतना एमएम उसका चेंजेस होगा, या फिर ये बंदा इसको मैं अगर खींचता हूँ स्टील को तो ये इतना चेंज होगा। दैट कॉल एज अ डक्टाइल। व्हाट डज द डक्टाइल मटेरियल कम्स अंडर? इज कम अंडर द मेटल बॉडीज। ओके। वहाँ पे आता है मेटल, जैसे कि आयरन की बात करता है तो कितना होगा उसमें पता लगता है। इलास्टिक रबर में क्या हम कितना भी खींच सकते हैं उसको, ऐसे खींच लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज माई ब्रिटल मटेरियल? अ मटेरियल विच रप्चर विद अ लिटिल और नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल का बात करो तो डायरेक्ट कॉन्क्रीट। ओके। कॉन्क्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल डायरेक्ट। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में मेरा पेन तोड़ा, ठीक है, बस विदाउट कोई उसमें प्लास्टिक मतलब डिफॉर्मेशन नहीं होगा, एक जगह फट खींचते खींचते टूट जाएगा, खींच रहा हो टूट गया। दैट कॉल एज अ ब्रिटल मटेरियल। ओके। नाउ व्हाट डज मीन बाय इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट जैसे कि मैंने आपको बताया हुक्स लॉ, एट सर्टेन पॉइंट तक, एट सर्टेन पॉइंट तक उसकी इलास्टिक मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों चीज में उसको दिखने को मिलेगी इक्वली। ओके। बट आफ्टर सम पॉइंट वो इलास्टिसिटी नहीं करेगा, उसमें स्ट्रेस अलग जाएगा, स्ट्रेस अलग जाएगा। स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू स्ट्रेन आफ्टर इलास्टिक लिमिट, बट इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन। ओके। नाउ व्हाट इज माई परमानेंट सेट? परमानेंट सेट का मीनिंग क्या होता है? द डिफॉर्मेशन।
डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने फिर से एग्जांपल रबर का ले रहा हूँ मैं, खींचा, ओके, मैं उसको जैसे, हाँ वो यस यस दिस वन, ठीक है, मैंने उसको खींचा, ठीक है, तो आप फिर से प्लास्टिक कंडीशन में आ गया, लेकिन मैं फिर से उसको इलास्टिक में डाल सकता था नहीं, तो ये चीज़ होगी उसकी परमानेंट सेट, एक बार जिसमें आ गया उसमें आ गया, ओके। इलास्टिक लिमिट क्या रिगेन की पोजीशन होती है, लेकिन डिफॉर्मेशन क्या में क्या होता है, खींच लिया ना तो वापस नहीं जाएगा, तो दैट कॉल्ड एज अ परमानेंट सेट। द परमानेंट सेट इज नथिंग बट जिसमें जो चीज़ में वो आ गया वो उसमें रिटर्न वापस नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं परमानेंट सेट, ओके। नाउ what is my endurance limit or fatigue limit? The greatest stress applied at infinite number of the time. Okay, endurance limit मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेट अप्लाई करना, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम अप्लाई करना, उसको बोलते हैं endurance limit. Now what do you mean by ultimate stress? Ultimate stress मतलब the maximum stresses material can be taken to known as the ultimate strength. Okay, this is equals to the maximum load divided by the original area of the cross section. Okay, फिर से इसको देखते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब होता है द मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कैन टेक। अल्टीमेट स्ट्रेस का मीनिंग ऐसा हो गया कि देखो, जैसे कि प्रीस्ट्रेस मटेरियल रहता है, ओके, प्रीस्ट्रेस जो मटेरियल रहता है हमारे, उसमें क्या होता है, बहुत व्हील बहुत लोड जाता है, तो जो जितना मैक्सिमम लोड लेता है उसको मैक्सिमम पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेस, जो कि मैंने आपको एस पॉइंट दिखा था, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ओके। मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेसेस at a point which can resist the stresses that call as a ultimate stress, ultimate strength, okay. What do you mean by modulus of toughness? The amount of the work required per unit volume to cause a failure. टफनेस का मीनिंग है तो जितना काम लग रहा है किस लिए, उस इसको फेल्यूर करने के लिए, रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम टू क्रिएट अ फेल्यूर, ठीक है, उस पर्टिकुलर पोर्शन पे फेल्यूर क्रिएट करने के लिए जो वर्क लग रहा है उसको बोलते हैं द मॉडुलस ऑफ द रप्चर। टूट जाता है उस पॉइंट पे, फेलियर करना मतलब रप्चर मतलब टूट जाना, ओके। व्हाट इन बाय इलास्टिक स्ट्रेन? इलास्टिक स्ट्रेन इज नथिंग बट it is a dimensional change that occur in a material due to the application of the load and yeah, elastic strain मतलब क्या होता है, चेंज इन अ डायमेंशन, जे सेम बराबर खींचो, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, इलास्टिक स्ट्रेन पहले 1 मीटर का था बाद में 1.5 मीटर का हो गया, समझ में, दैट कॉल एज इलास्टिक स्ट्रेन। नाउ व्हाट डू मैं प्लास्टिक स्ट्रेन? It is a dimensional change. It occur only due to application of the load. Yeah, definitely. That is also similar thing. Okay. Same. Plastic stress मतलब भी same चीज होता है कि dimension में change होना. Okay. What is ductility? The plastic response of a material to tensile force is known as a ductility. Okay. The plastic response of a material to the tensile force is called as a ductility. What is creep? क्रीप मतलब होता है द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू सस्टेनेबल लोड। ये लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, क्रीप का मीनिंग कहता है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा 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 सा ऐसे ऐसी, या रेलवे ये हमेशा क्रीप ना हमेशा रेलवे के जो गेजेस रहते हैं उसमें दिखता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा रेल पटरी से नीचे आ गई, दैट टर्म्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस से, मतलब ये यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस रहता है ना अपने गेजेस का, रेलवे जिसके ऊपर रेलवे चलती है उसको गेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसका इक्वल डिस्टेंस रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है वो जैसे डिफरेंस बढ़ता है, इससे क्या हो गया, रेलवे नीचे आ जाएगी, ओके, या रेलवे रूल से नीचे आ जाएगी, दैट कॉल्ड एज द चेंज मैक्सिमम द टर्म वेयर द डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू सस्टेनेबल लोड, ठीक है। सस्टेनेबल लोड मतलब क्या होता है, कांस्टेंट लोड, कांस्टेंट लोड की वजह से जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, मटेरियल में, उसको बोलते हैं क्रीप, ओके। नाउ व्हाट डू बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज कि यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। ये हमेशा फार्मूला आपको ध्यान में रखना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। बाद में अगर वही मैं ब्रिटल मटेरियल की बात करूँ, अब ये मैंने डक्टाइल मटेरियल की बताया, अगर डक्टाइल मटेरियल की मैं बात करूँ फार्मूला ऐसा है कि यील्ड स्ट्रेस जो आपकी रहती है डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस आप उसको करो, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ब्रिटल मटेरियल के लिए आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, तो ये ऐसा रहेगा अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ओके। और कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा हम 1 कंसिडर करते हैं, देयर इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज इक्वल्स टू मार्जिनल सेफ्टी अगर आपको निकालना है तो आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसमें से आपको 1 माइनस करना है, ठीक है। पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लो और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मतलब उसको 1 में से माइनस कर दो, तो आपको जितना आएगा वो हो गया आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, इस मार्जिन तक मैं सेफ हूँ, इसके आगे देयर में भी चांसेस, ओके। तो इस तरीके से ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है, और इन सारी चीज़ों को चलते हुए
अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट कोचिंग नंबर 3 से हम न्यूमेरिकल लेना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो होप कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं। प्लीज़ मेरा लेक्चर 1 लेक्चर 2 से स्टार्टिंग से देखें, तब आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ओके, सो होप एंड प्लीज़ like my channel and subscribe my channel and like my video. Thank you. Thanks a lot.